Hello everyone, welcome to Synopsis. My name is Piyush Maurya, and in this lecture series, we are discussing PT 360 Science and Tech, Current Affairs, and now in this lecture, we will start from the IT and computer. So let's continue our discussion. 5G टेक्नोलॉजी क्या है? 5G टेक्नोलॉजी एक जो है वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। वायरलेस संचार तकनीकी है, जिसमें जो रेडियो वेव्स हैं और जो रेडियो फ्रिक्वेंसी हैं, ठीक है, उनका उपयोग किया जाएगा, की एनर्जी का उपयोग किया जाएगा तो ट्रांसमिट एंड रिसीव द डेटा। रेडियो वेव्स का उपयोग किया जाएगा एंड रेडियो फ्रिक्वेंसी का, इसको आप याद रखो, जिससे कि जो डेटा है उसको हम भेज पाएंगे और रिसीव कर पाएंगे। D10 क्लब क्या है? जो D10 क्लब है वो ये यूके अप्रोच्ड यूएसए टू क्रिएट ए 5G क्लब ऑफ 10 डेमोक्रेसीज। D10 क्लब जो है, जो यूके ने यूएस से बातचीत करी कि हमको एक जो है 5G क्लब बनाना चाहिए, इसमें 10 लोकतांत्रिक जो कंट्रीज हैं उनको शामिल किया जाएगा और मेंबर ऑफ G7 कंट्रीज लाइक यूके, यूएसए, इटली, जर्मनी, फ्रांस, जापान, कनाडा और प्लस ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया और इंडिया भी इसमें शामिल है, जो D10 क्लब होगा। और इसका जो एम है, जो इसका लक्ष्य है, वो जो 5G इक्विपमेंट्स हैं, अदर टेक्नोलॉजीज टू, जो जो जैसे कि उसके लिए कुछ एक वैकल्पिक सप्लायर आपूर्ति करता है, जैसे कि चाइना को अवॉइड करने के लिए, चाइना से जैसे कि उसके जो जुड़े हुए इक्विपमेंट्स हैं वो न लिए जाए, इसके लिए कुछ वैकल्पिक आपूर्तिकर्ताओं को बनाना था इसका लक्ष्य। D10 क्लब। हैकेथॉन क्या था? हैकेथॉन ये जो है shortlist India's focus cutting edge ideas that can be converted into the workable 5G products and solutions। ये जो है इंडिया, एक आइडिया ऐसा है कि जो इंडिया के जो वर्केबल 5G प्रोडक्ट्स हैं और जो सॉल्यूशंस हैं, ठीक है, उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इसके तहत, और जो है टेली कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। एंड जो 2G और 3G मोबाइल नेटवर्क्स हैं वो माइक्रोवेव वायरलेस बैकहॉल पे डिपेंड करते हैं, जो कि कॉल्स को कनेक्ट करते हैं और जो कि नियरेस्ट स्विचिंग सेंटर से होकर के जाता है। और जो 4G LTE इंट्रोड्यूस्ड IP बेस्ड कनेक्टिविटी, इसमें IP बेस्ड कनेक्टिविटी है, इसमें जो है कॉपर और माइक्रोवेव बेस्ड जो सेल्स होती हैं उनको हटा दिया गया और ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ किया गया। और जो 5G है वो जो है ऑप्टिकल फाइबर इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही बेस्ड है, और इसमें जो कुछ स्टेप्स लिए गए हैं कि भारत नेट जो प्रोग्राम है, ये 2.5 लाख जो ग्राम पंचायतें हैं उनको ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ना है। ऑप्टिकल फाइबर जो है पूर्णतः आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। एक सिलिका की जो है ये ऐसे होती है, ठीक है, नली नुमा जो ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं उसके अंदर फाइबर्स के माध्यम से संचार किया जाता है, ठीक, जो कि जिसमें डेटा का और जो भी डेटा या एनर्जी जो भी भेजी जाएगी उसका बहुत बिल्कुल ही क्षरण नहीं होगा, मतलब नुकसान नहीं होगा, तो वो काफ़ी एफिशिएंट तरीके से वो पहुंचेगी। ऐसे जो बिजली के तारों में ट्रांसमिशन होता था उसमें ट्रांसमिशन में भी काफ़ी नुकसान हो जाता। तो ये आंतरिक जो है रिफ्लेक्शन पे काम करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे काम करता है, तो इसलिए डेटा उसमें से बाहर नहीं निकल पाते। तो ये काफ़ी इन्हेंस्ड है और प्रोटेक्टेड भी है ऑप्टिकल फाइबर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है। और भारत नेट के तहत जो है हमारे जो 2.5 लाख ग्राम पंचायतें हैं उन पे ऑप्टिकल फाइबर्स का नेटवर्क बिछाने की बात हुई है। और नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी जो है वो 2018 में शुरू किया गया था। नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ द थिंग्स, NB-IoT, ये जो है एक वायरलेस कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स है जो IoT के लिए है, जो कि कैटेगरी ऑफ लो पावर्ड वाइड एरिया नेटवर्क्स जो होते हैं उससे संबंधित है। और जो IoTs होते हैं, इंफॉर्मेशन ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो होते हैं, वो फिजिकल डिवाइस जो भी होते हैं पूरे दुनिया में, ठीक है, उनको रेफर करता है, और जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड हैं और जो भी इससे कलेक्टिव और शेयरिंग डेटास हैं उनको इससे कनेक्ट किया जाता है।
A light bulb that can switched on using a smartphone app is an IoT. अगर एक लाइट बल्ब जो है उसको हम जैसे कोई भी चीज़ जिसको इंटरनेट से यूज़ करके हम स्विच ऑन स्विच ऑफ कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं एक तरीके से, वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स कही जाती है। ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स ये जो है ज़रूरी नहीं है, जैसे लाइट बल्ब है जिसको हम स्मार्टफोन का यूज़ करके बंद करते हैं खोलते हैं, वो जो है क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। और ये ज़रूरी नहीं है, इट डज नॉट नेसेसरली हैव टू कनेक्टेड टू इंटर, ओके, तो ये इंटरनेट से ज़्यादा कनेक्टेड भी नहीं होगी, लेकिन हम मतलब उसका यूज़ करके किसी भी तरीके से जो है स्मार्टली उसको हम बंद कर रहे हैं। बेनिफिट ऑफ द एनबी, जो ये एनबी, सॉरी, हमने बात किया नैरो बैंड इंटरनेट का, इसमें ज़रूरी नहीं है कि वो जो ये जो है इंटरनेट से कनेक्टेड हो। तो बेनिफिट ऑफ द एनबी आईओटी, यहाँ पे आपको एनबी आईओटी के बेनिफिट दिए हुए हैं। ठीक है, वेरिएंस ऑफ द कनेक्शंस 150K पर सेल एंड सिक्योर and reliable industry in standards based, extended long range coverage and deep penetration indoors and undergrounds, and optimized for the low power consumption, 10 plus years battery life, or integrates into cellular system ease deployment. And it can also be a network of the things. It enables to connect devices that need a small amount of data and a low bandwidth and long battery life. It does not operate in licensed LTE constructs inside the work in one of the three ways independently. It unused 200 kilohertz bands that have previously been used for GSM Global System for the Mobile Communication. और जो LTE होता है, LTE बेस जो होता है, स्टेशन एलोकेटिंग और रिसोर्स ब्लॉक टू NB IoT operations और इन देयर गार्ड बैंड्स। न्यूज़ कॉन्टेक्स्ट क्या है इसका कि BSNL जो है स्काइलॉट स्काइलटेक स्काइलोटेक जो इंडिया है उसने वर्ल्ड का पहला सेटेलाइट बेस्ड NB IoT नेटवर्क इंडिया में जारी किया है। प्राइम मिनिस्टर्स वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस पीएम वानी क्या होता है, ये जो है जो वायरलेस इंटरनेट कनेक्टिविटी है भारत के अंदर उसको बढ़ाने के लिए लाई गई है। और ये डिफरेंट प्लेसेस पर जैसे कि पब्लिक डेटा ऑफिस जो होता है, पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर्स जो होते हैं, ठीक है, वहाँ से ये ऑपरेट की जाएगी। और जो ऐप प्रोवाइडर होगा वो सेंट्रल रजिस्ट्री में, और पब्लिक नेटवर्क विल बी सेट अप बाय PDOA as to provide Wi-Fi service through PDO spreads throughout. PDOA buys bulk bandwidth from licensed telcos, ISP, and resells it to multiple PDOs. It is ensured latter can offer Wi-Fi connectivity to customers. And this nationwide network of public Wi-Fi hotspot is termed PDOs after public call offices PCO concept rolled out by government. And it is set up nationwide network of landline पब्लिक पे फोन्स का नेटवर्क जो है नेशन वाइड इसमें स्थापित किया जा रहा है। वाईफाई क्या होता है? वाईफाई जैसा कि आप जानते हो वायरलेस फिडेलिटी, इसकी जो फुल फॉर्म है वायरलेस फिडेलिटी है। ये एक बेतार जो है, बेतार यानी कि इसमें वायर का यूज नहीं किया जाता है, उसको वायरलेस बोल सकते हैं इंग्लिश में, इसका मतलब ये होता है बेतार, हिंदी में इसका मतलब होता है। तो बेतार नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जो कि डिवाइसेस जैसे कि कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल डिवाइसेस होते हैं जैसे स्मार्टफोन या वियरेबल्स होते हैं, या अन्य जो इक्विपमेंट्स होते हैं प्रिंटर्स, वीडियो कैमरास, इनको जो है इंटरनेट के साथ जोड़ते हैं बिना वायरलेस टेक्नोलॉजी के साथ। इट इज कॉमनली कॉल्ड वायरलेस लैन, लोकल एरिया नेटवर्क के नाम से जाना जाता है सामान्य रूप से। और जो वायरलेस नेटवर्क जो 3 एसेंशियल एलिमेंट्स में ये जो है ऑपरेट किए जा रहे हैं, रेडियो सिग्नल्स, एंटीना एंड रूटर। जो रेडियो वेव्स होते हैं, वेव्स आर कीज दैट मेक वाईफाई नेटवर्किंग पॉसिबल।
जो रेडियो वेव्स होती हैं यही जो है ऐसे कीज होती हैं जो वाईफाई नेटवर्किंग को पॉसिबल बनाती है। मोबाइल डेटा वर्क्स essentially सेम एज वाईफाई। बिगेस्ट डिफरेंसेस इज दैट सिग्नल comes through your mobile service provider rather than the ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जो आपका मोबाइल जो है सर्विस प्रोवाइडर है उसी से सिग्नल आ रहा है, ना कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से आ रहा है। एंड डार्क नेट जो होता है डार्क वेब होता है। ये भी इंटरनेट का ही एक हिस्सा होता है जो कि न तो एक्सेसिबल, जिस पर न तो पहुंच बनाई जा सकती है और ना ही ट्रेडिशनल जो सर्च इंजन्स होते हैं, परंपरागत सर्च इंजन्स उनके जैसा होता है, और न ही एक्सेसिबल होते हैं ये नॉर्मल ब्राउजर्स लाइक क्रोम या सफारी जैसे जो नॉर्मल ब्राउजर्स हैं उनसे भी एक्सेसिबल नहीं होते हैं। ये नॉन स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स होते हैं, और विच मेक्स इट इन एक्सेसिबल टू इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर या गवर्नमेंट, जो कि गवर्नमेंट के लिए इन तक पहुंचना मुश्किल कर देते हैं। और जो डार्क नेट होता है ये इंक्रिप्टेड कंटेंट्स यूज करते हैं जो कि रिक्वायर्स स्पेसिफिक ब्राउजर, जिनके लिए एक विशेषीकृत ब्राउजर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे टॉर जो है ओनियन रिंग होता है ब्राउजर टू एक्सेस दोज पेजेस। it it is only a part of deep net web, that is a broader concept। इसका जो है और भी विस्तृत कॉन्सेप्ट है जिसमें कि which includes sites that are protected by password, जो कि पासवर्ड के द्वारा सुरक्षित साइट्स होती हैं वो इसमें शामिल होती हैं। और कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के बैंक स्टेटमेंट से जो कि ऑनलाइन अवेलेबल है बट विल नॉट बी पुल्ड अप इन जनरलाइज्ड इंटरनेट सर्चर्स, लेकिन वो जनरलाइज जो इंटरनेट सर्चर्स है वहाँ पे नहीं पहुँच सकता है। ओनली डिफरेंट इज दैट डीप वेब इज एक्सेसिबल एंड डार्क नेट इज डिलिबरेटली हिडन। जो डार्क नेट है वो छुपा होता है और डीप वेब जो है उस तक पहुँचा जा सकता है। सरफेस वेब, सरफेस वेब क्या होता है? ये भी एक इंटरनेट का ही पार्ट है जो कि टू पब्लिक एंड सर्चेबल ऑन द स्टैंडर्ड सर्च इंजन। टॉर द ओनियन रिंग, ये जो है 90s के मध्य में यूएस नेवल रिसर्च लेबोरेटरी एम्प्लॉयज के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, और ये यूएस की जो यूएस इंटेलिजेंट जो कम्युनिकेशन है ऑनलाइन उससे प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था। और इस टर्म्स सो बिकॉज द ट्रैफिक फ्रॉम द ब्राउजर creates several layers like those of an onion before reaching to the destinations। And in other words, unlike normal surfing, computer does not connect directly to the server। ये सर्वर से सीधे नहीं जुड़ा होता है। ठीक है, इसमें कई सारी लेयर्स होती हैं, जैसे कि एक प्याज में जो लेयर्स होती हैं, जो टॉर ब्राउजर होता है वो प्याज की तरह इसमें लेयर्स होती हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली आईपी एड्रेस तक इसमें नहीं पहुंचा जा सकता है। और ऐसा ही उसका सिंबल भी है टॉर ब्राउजर का, प्याज ही एक सिंबल है उसका। ठीक है, और जहाँ पे वो वेबसाइट लोकेटेड होती है। Instead, a whole series of servers are involved in connection to create greatest possible anonymity। सुपर कंप्यूटर्स क्या होते हैं? ये जो है बहुत ही हाई लेवल इनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस होता है। जो जनरल पर्पस कंप्यूटर होते हैं उनसे ज़्यादा हाई लेवल की परफॉर्मेंस होती है। और जो इनकी ये परफॉर्मेंस होती है, जो परफॉर्मेंस ऑफ ए सुपर कंप्यूटर इज मेजर्ड इन फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑपरेशन। फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑपरेशन के माध्यम से इसको फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑपरेशन पर सेकेंड, जिसको फ्लॉप्स बोलते हैं, इससे सुपर कंप्यूटर की स्पीड मापी जाती है। एंड अदर इंडियन सुपर कंप्यूटर्स, जो इंडियन सुपर कंप्यूटर्स हैं, परम शिवा जो है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। और जो प्रत्यूष है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेट्रोलॉजी में लोकेट किया गया है। मिहिर ये जो है नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, ये यहाँ पे है। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेट्रोलॉजी का पुणे में है, यहाँ पे प्रत्यूष है। एंड द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर जो है वो है फुगाकू, जापान का। इसकी जो स्पीड है वो 415 पेटा फ्लॉप्स है। और फ्लॉप्स का यहाँ पे हम देखते हैं एक बार, जो ये फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड है, ये क्या होता है फ्लॉप्स में? ये जो है एक
कॉमन बेंचमार्क है जिसमें जो मेजरमेंट ऑफ रेटिंग स्पीड ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर, जो माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं उनकी रेटिंग के मतलब में मापता है। एक मेगा फ्लॉप जो है 1 मिलियन फ्लॉप्स के बराबर है, 1 गीगा फ्लॉप 1 बिलियन फ्लॉप्स के बराबर है, 1 टेरा फ्लॉप जो है ये 1 ट्रिलियन फ्लॉप्स के बराबर है, और एक पेटा फ्लॉप्स जो है ये 1,000 टेरा फ्लॉप्स पे मापा जा सकता है। द नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन जो है 2015, तो नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन it is to empower national academic रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट बाय इंस्टॉलिंग ए वास्ट सुपर कंप्यूटर ग्रीक। ये जो है जो नेशनल एकेडमिक जो शोध और विकास कार्यक्रम है उसमें सुपर कंप्यूटर ग्रीस बना करके उसको शक्ति देने की एक दृष्टिकोण है। और जो एनएसएम है परम शिवा, जो पहला सुपर कंप्यूटर है उसको असेंबल्ड किया गया था इंडिजिनियसली, और ये आईआईटी बीएचयू में इसको इंस्टॉल किया गया है। परम शक्ति और परम ब्रह्म जो है ये खड़गपुर आईआईटी और आईआईएसएआर में पुणे में इनको रखा गया है। क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? ये एक ऐसी तकनीकी है जो कि जो इनक्रिप्टेड और डिक्रिप्टिंग मैसेज होते हैं उनको जो उनके लिए जो कीज यूज किए जाते हैं उसके भीतर से संबंधित है। और जो परंपरागत क्रिप्टोग्राफी होती है इसकी जो सिक्योरिटी होती है वो किस पे आधारित होती है? adversary is unable to solve a certain mathematical problem and the QED सिक्योरिटी जो होती है ये लॉज ऑफ क्वांटम फिजिक्स के थ्रू आती है। क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन और दो दो जो है ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो लॉज है वो है सुपरपोजिशन एंड इंटेंगलमेंट। सुपरपोजिशन जो है ये इट मीन्स दैट ईच क्वांटम बिट basic unit of information in a quantum computer can represent both 1 and a 0 at same time. In quantum entanglements, subatomic particles become entangled, linked in such a way that any changes in one disturbs other, even if both are at opposite ends of the universe. Quantum satellites serves as source of the pairs of entangled photon and twinned light particles, whose properties remain intervened no matter how far apart they are. न्यूज कॉन्टेक्स्ट क्या है? ए सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन बिटवीन टू ग्राउंड स्टेशन, दो ग्राउंड स्टेशन के बीच में एक सैटेलाइट पर आधारित जो कम्युनिकेशन है ये एक्टिवेट किया गया था और इंटेंगल्ड बेस्ड क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन पर। एंड दिस वाज अचीव्ड बाय मीसियस क्वांटम एक्सपेरिमेंट स्पेस स्केल्स वर्ल्ड का पहला जो है क्वांटम इनेबल जो सैटेलाइट है मीसियस, इसको याद रखना है, ठीक है। क्वांटम बेस्ड पहला इनेबल क्वांटम इनेबल सैटेलाइट है। मीसियस जो है 2016 में चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया था। मीसियस एक क्वांटम जो टेक्नोलॉजी है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हार्नेस लॉ ऑफ क्वांटम फिजिक्स, ये जो मैटर है जो पदार्थ होता है उसके व्यवहार को डिस्क्राइब करता है, और एंड जो एनर्जी एट द एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल, सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल पर ये जो पदार्थ के और एनर्जी और पदार्थ के बिहेवियर को यानी व्यवहार को ये बताते हैं। और दिस इज अनलाइक क्लासिकल फिजिक्स, ये क्लासिकल फिजिक्स के जैसा नहीं है जहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है वो एक ही जगह पर एक ही टाइम में होता है। एक टाइम में एक ऑब्जेक्ट एक ही जगह पे हो सकता है, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो वो ये एक टाइम में एक ही जगह पे हो सकता है, लेकिन क्वांटम फिजिक्स में ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है, जो मैटर होता है जो वो एक ही टाइम में कई जगहों पे हो सकता है, ठीक है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी है, इसके बारे में जानना जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। एंड क्लासिकल कंप्यूटर्स ऑपरेट्स यूजिंग बाइनरी फिजिकल स्टेट्स, मीनिंग इट्स ऑपरेशंस आर बेस्ड ऑन वन ऑफ द टू पोजिशन। क्वांटम प्रिंसिपल जो है ये इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस के लिए यूज़ किया जाएगा, जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होगी उनके इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस के लिए, जैसे कि कंप्यूटिंग में, कम्युनिकेशन में, सेंसिंग में, केमिस्ट्री में एंड क्रिप्टोग्राफी में।
प्रिंटिंग एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, ये जो है it constructs a three-dimensional object from digital 3D model or a computer-aided design CAD model by adding material layers by layer. Additional of material can happen in multiple ways. कई तरीके से हो सकता है। एक तो पावर डिपोजिशन होता है, एक री इंसिंग करिंग होता है और एक फिलामेंट फ्यूजिंग होता है। एंड डिपोजिशन एंड सॉलिडिफिकेशन जो होते हैं वो कंप्यूटर के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं ताकि जो है एक थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट बनाया जा सके। और ये ऑब्जेक्ट जो है किसी भी शेप या किसी भी ज्यामितीय आकार के हो सकते हैं। जो थ्री डी प्रिंटिंग होता है ये सब अट्रैक्टिव जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उसका उल्टा होता है। और जो इसमें जो है कटिंग आउट हाउलिंग आउट अ पीस ऑफ द मेटल और प्लास्टिक विथ और इंस्टेंट माइलिंग मशीन, इसके इसके माध्यम से जो है एक हल्का और ज़्यादा जटिल डिजाइन बनाया जा सकता है, और जो कि जो है काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा, काफ़ी महंगा होगा, जिसको बनाना जो है जो ट्रेडिशनल डाइस पे बनाना बहुत मुश्किल होगा। न्यूज़ कॉन्टेक्स्ट क्या है, जो आईटी मिनिस्ट्री है वो एक 3D प्रिंटिंग पॉलिसी बनाना चाहती है, और ये पॉलिसी जो होगी वो कंड्यूसिव इकोसिस्टम जो है डिजाइन के लिए के डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट ऑफ द 3D प्रिंटिंग, डिजाइन डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट के लिए बनाई जाएगी। और ये 3D प्रिंटिंग को एक एक है औद्योगिक स्तर पर प्रमोट करेगी। जो डोमेस्टिक कंपनीज होंगी वो जो तकनीकी और आर्थिक जो बाधाएं हैं उनसे उबर पाएंगी। नॉन पर्सनल डेटा में न्यूज़ में क्यों था कि क्योंकि जो ड्राफ्ट रिपोर्ट जो थी एनपीडी गवर्नमेंट फ्रेमवर्क की वो हाल ही में रिलीज़ की गई है, ताकि जो है उस पर जो क्रिस उस पर फीडबैक्स लिए जा सके। और ये जो है क्रिस गोपालकृष्णन कमेटी के द्वारा आया था। एनपीडी जो है एक इज एनी सेट ऑफ डेटा which does not contain personally identifiable information। और ये जो है इन इसेंस इसका जो अगर सार की बात करें तो नो इंडिविजुअल और लिविंग पर्सन कैन बी आइडेंटिफाइड बाय लुकिंग एट सच डाटा। इस ऐसे डेटे पर देखते हुए किसी भी इंडिविजुअल या फिर जीवित व्यक्ति को पहचाना नहीं जा सका है। और ये डेटा जो है एग्रीगेट और कलेक्टिव जो है डेटा को इंक्लूड्स करता है इसमें, और जो कि मोबाइल फ़ोन, वेबसाइट और डिवाइसेस से लिए गए हैं। और इसका जो ये पर्सनल डेटा से कैसे अलग है, क्योंकि ये जो है कुछ ऐसे एक्सप्लिसिट जो है इंफॉर्मेशंस इसमें होते हैं किसी भी व्यक्ति के बारे में, ठीक है, उसकी पर्सनल डिटेल के बारे में। NPD is more likely to be in an anonymized form। एनोनिमस जो डेटा होता है, एनोनिमस का मतलब होता है अज्ञात। जो डेटा होता है वो पहले पर्सनल डेटा था लेकिन बाद में वो एनोनिमस यानी कि अज्ञात हो गया। और ये जो है इट एक्सटेंडेड दैट इंडिविजुअल स्पेसिफाई इवेंट्स और नो लॉन्गर आइडेंटिफिएबल। एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एनपीडी क्या है, जो पब्लिक एनपीडी है ऑल डेटा कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट, जैसे कि सेंसस डेटा हो गया, डाटा कलेक्टेड ऑन टोटल टैक्सेशिप्स हो गए, ठीक है, या एनी इंफॉर्मेशन कलेक्टेड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल पब्लिकली फंडेड वर्क इज केप्ट अंडर अम्ब्रेला ऑफ एमपीडी। ऑल एनपीडी कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट इज कॉन्फिडेंशियल। ये सारे कॉन्फिडेंशियल होते हैं, जैसे कि लैंड रिकॉर्ड्स, पब्लिक हेल्थ इंफॉर्मेशन एंड व्हीकल रजिस्ट्रेशन। और ये जो है पब्लिक नॉन पर्सनल डाटा को नहीं बनाने चाहिए, से नहीं जुड़े होने चाहिए। कम्युनिटी एनपीडी क्या होता है, कोई भी डेटा जो है एंड इट कोई भी डेटा आइडेंटिफायर्स अबाउट सेट ऑफ पीपल who have either some geographic locations या religion, jobs या other common social interest। मेटा डेटा जो होता है सेट ऑफ डेटा दैट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट अदर डेटा एंड कलेक्टेड बाय राइड हेलिंग एप्स, टेलीकॉम कंपनीज एंड इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। एंड प्राइवेट एनपीडी जो होता है दोज विच आर
प्रोड्यूस्ड बाय इंडिविजुअल्स, जो कि किसी इंडिविजुअल या व्यक्ति के द्वारा उत्पादित किया गया होता है, जो प्राइवेट डाटा। और ये ऐसे एप्लीकेशंस की प्रॉपर्टी और सॉफ्टवेयर और नॉलेज के माध्यम से आता है। और इट इज़ फर्दर सब क्लासिफाइड, इसको आगे भी सब वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे सेंसिटिव और क्रिटिकल एनपीटी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। और कुछ की जो इसके स्टेक होल्डर हैं, हितधारक हैं, इसमें जो ड्राफ्ट रिपोर्ट है उसमें मेंशन किए गए हैं। ठीक है। डेटा प्रिंसिपल, नेचुरल पर्सन्स, एंटाइटीज, communities to whom NPD prior to the anonymization and aggregation related. Data custodians, entities which undertake collections, storage and processing of NPD. Data business, horizontal category of business involved in data collection and processing. 2D इलेक्ट्रॉन गैस, 2D EZ, ये क्या है? ये एक इलेक्ट्रॉन गैस है जो कि अल्ट्रा हाई मोबिलिटी which can speed up transfer of the quantum information and signal from one part of a device to another, and it increases data storage and memory. इसने जो है डेटा का स्टोरेज और मेमोरी को बढ़ाया है। स्टोरेज, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग एंड रिलेटिव नेचर of the electron is 2D easy resulted in the Rasbach field. रस्पा इफेक्ट जो होता है वो स्प्लिटिंग ऑफ स्पिन बैंड्स, जो स्पिन बैंड्स होते हैं उसको विभाजित करने में, जो कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एंड माइट प्ले ए की रोल इन द स्पेंट्रॉनिक डिवाइसेस प्रोड्यूस्ड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी एंड। पाई क्या है? पाई ये जो है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो एनपीसीआई है, उसके द्वारा लॉन्च किया गया था। और ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट पर आधारित चैटबोट है। चैटबोट जो कि एनसीपीआई के प्रोडक्ट्स जैसे हैं फास्टैग, रुपे, यूपीआई, एफपीएस एंड रियल टाइम पे जो है काफ़ी सटीक अवेयरनेस फैलाने के लिए बनाया गया है। और जो एनपीसीआई है वो एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रिटेल पेमेंट्स और सेटलमेंट सिस्टम भारत में खोलने की बात करता है। यह एक आरबीआई का इनिशिएटिव्स है और इंडियन बैंक्स का है, एसोसिएशन का है। और इसके में जो है पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम जो है 2007 पर ये के अंदर में आता है। प्रोजेक्ट लून, प्रोजेक्ट लून जो है ये एक स्ट्रेटोफिक समताप मंडल से जुड़ा हुआ है। स्ट्रेटोस्फेरिक जो ये नेटवर्क है वो स्ट्रेटोस्फेरिक बैलून्स होते हैं जो डिजाइन किए जाते हैं टू ब्रिंग इंटरनेट कनेक्टिविटी टू रूरल एंड रिमोट कम्युनिटी। जो पूरी दुनिया में जो है, जो ग्रामीण और जो दूर दराज का क्षेत्र है, वहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी को पहुँचाने के लिए प्रोजेक्ट लून का प्रयोग किया जा सकता है। ये समताप मंडल में छोड़े जाने वाले कुछ बैलून्स के नेटवर्क हैं जिनसे वो इंटरनेट कनेक्टिविटी वहाँ पे पहुँचाई जाती है। ये जो है प्रोजेक्ट गूगल की एक जो है सहायक के रूप में शुरू किया गया है। हीलियम फिल्ड बैलून्स जो होते हैं वो जो है 20 किलोमीटर की एल्टीट्यूड से छोड़े जाते हैं, जहाँ पे एयरप्लेन्स जो है फ्लाई करते हैं। और जो बैलून्स हैं वो सेल टावर्स के रूप में हो सकते हैं, ताकि वो जो सिग्नल्स को रिसीव करते हैं फिर उसको ऊपर ट्रांसमिट करते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है? ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है ये एक स्पेसिफिक डेटा स्ट्रक्चर है जो कि ट्रांसैक्ट अक्रॉस द नोड्स या पार्टिसिपेंट्स को यूज़ करता है। एंड जो ऑनरशिप राइट्स हैं वो क्रिप्टोग्राफिकली जो है स्टोर्ड और लिंक्ड ब्लॉक्स में रिकॉर्डेड हैं। और ये जो है ऑनरशिप ऑफ एसेट्स अमंग द पार्टिसिपेंट्स को कंटेंट करता है। एंड द ब्लॉकचेन्स आर ओपन डिस्ट्रीब्यूटेड ladder that can chronologically record and transacts between two or more parties in the real time, and prerequisite of the each subsequent transaction to be added
ledgers in the respective consensus network participant called nodes, thereby creating a continuous mechanism of control regarding manipulation errors and data quality. इट हैज़ की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, ये विकेंद्रीकृत होता है और परसिस्टेंसी इसके अंदर होती है, इसमें जो है एनोनिमिटी होती है, ऑडिटेबिलिटी होती है, जो कि ब्लॉकचेन कैन ग्रेटली सेव कॉस्ट एंड इम्प्रूव इफिशियंसी। और ये जो है बहुत सारे एप्लीकेशंस फील्ड, जैसे कि बैंकिंग में, कैपिटल मार्केट में, साइबर सिक्योरिटी, हेल्थ में, एग्रीकल्चर में, टेलीकॉम में, गवर्नेंस में इसका अनुप्रयोग किया जा सकता है, इसको यूज किया जा सकता है। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर जो है वो है सेटअप सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और बेंगलुरु, ये याद रखने वाली चीज़ है, जो है सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस इन ब्लॉकचेन जो है वो बेंगलुरु में शुरू किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है क्या होता है कि ये एक ऐसी जो एबिलिटी होती है मशीन्स की, जो सोचने का काम कर सकते हैं, परसीविंग, लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग का काम जो है वो सटीक तरीके से करते हैं और निरंतर निगरानी में करते हैं। और बहुत सारे जो स्टेप्स लिए गए हैं आई के रेगुलेशन के लिए, OECD प्रिंसिपल ऑन AI adopted 12 countries including OECD members and non-members. नेशनल स्ट्रेटजी फॉर AI, ये नीति आयोग के द्वारा आइडेंटिफाइड 5 एरियाज हैं जहाँ पे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूजफुल हो सकता है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन AI बाय नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC, ऑल ऑल फॉर क्रॉप कटिंग एंड एल्ड एस्टिमेटेड अंडर द PM फसल बीमा योजना। अब ये इस लेक्चर को हम यहीं पे रोकते हैं। अब एज कंप्यूटिंग को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।